नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की हालत पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़ा दिया है वो चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन विवाद आंकड़ों पर भी है। कांग्रेस बेरोजगारी बढ़ने की बात कहती है तो बीजेपी के तर्क अलग हैं। आज हम खास तौर से युवाओं से जुड़े इस बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। पिताजी की दुकान पे कोई बेरोजगार बैठता है तो वो रोजगार से तो लगा। मैं पिता के साथ में खेत में काम कर रहा है तो वो रोजगार से तो लगा, उसको बेरोजगार कैसे कहेंगे? मंत्री जी के माने तो रीवा के रहने वाले अभिषेक गौतम बेरोजगार नहीं है। ये और बात है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन 2018 से कोई काम नहीं मिला। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हो गया था, तो मैं तब से ही बेरोजगार हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है, बी जिसे बोलते हैं, TIT यहाँ पे भोपाल के ही कॉलेज से की थी, प्राइवेट कॉलेज है। तो उसके बाद से ही सर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में कैंपस आमतौर पर आता ही नहीं है, और ऊपर से सर मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी, तो इस तरह की ब्रांचों का तो और भी बुरा हाल है। उमरिया जिले के सुरेंद्र यादव भी इंजीनियर हैं। इंदौर में MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। पिता किसान हैं। खैर, घर पर पिता का हाथ बटाते तो मंत्री जी बेरोजगार नहीं मानते। पापा कृषक हैं, खेती किसानी करते हैं, 2-4 बीघा ज़मीन है, उसी से पूरा परिवार पलता है सर, और उसी से 5,000-6,000 मंथली यहाँ इंदौर भेजे जाते हैं ताकि मैं अच्छे से कुछ कर सकूं। अभी MPPSC की मैं तैयारी पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं, और MPPSC के पद कैसे आते हैं? 60 पद, 110 पद, 234 पद, तो ये पदों पर कैसे भर्ती हो पाएगी सर? और फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में है। तो इस कारण से पदों में कमी होना, और जैसे व्यापम की ओर भी मैंने मूव करना चाहा कि चलो छोटी नौकरी ही मिल जाए, तो मैंने पटवारी का भी फॉर्म भरा था, लेकिन पटवारी में धांधली होने के कारण जो पैसे दे दिए वो अंदर हो गए। कहीं ना कहीं अगर हम हर तरीके से देखें तो लास्ट में बेरोजगारी ही हाथ लगती है। वैसे सुरेंद्र और अभिषेक ही नहीं, सरकार ने कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर विधानसभा में बताया कि मध्य प्रदेश में 26,17,945 पंजीकृत बेरोजगार हैं। महज 5 महीने में ही 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। एक साल में 58,351 युवाओं का निजी क्षेत्र में चयन हुआ। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 1,69,440 बेरोजगार हैं। पांढुर्ना में सबसे कम 409 बेरोजगार हैं। ग्वालियर में 1,09,400 तो इंदौर में 86,488 बेरोजगार हैं। जबलपुर में 92,280 तो रीवा में 99,921 बेरोजगार पंजीकृत हैं। छिंदवाड़ा में 89,554 तो सतना में 90,316 बेरोजगार हैं। इससे पहले जुलाई में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में 25,82,759 बेरोजगार हैं। पिछला जो सत्र जुलाई में जो आया था, जो अभी इस सत्र तक करीब 5 महीने 6 महीने की जो गैप हुई है, और हर माह में 6,000 बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ जवाब देकर और जो हम लोगों की जो समस्या है, लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि पिता की चाय की दुकान पर बैठने वाला भी बेरोजगार नहीं। मंत्री जी की माने तो बेरोजगार नहीं, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ी, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, जिनका रजिस्ट्रेशन है। रोजगार तो उनके पास भी है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो स्किल्ड है, प्रशिक्षित है। अगर पिताजी की दुकान पे कोई बेरोजगार बैठता है तो वो रोजगार से तो लगा। मैं भाई रोजगार से लगा कि नहीं लगा? अगर पिता के साथ में खेत में काम कर रहा है तो वो रोजगार से तो लगा, उसको बेरोजगार कैसे कहेंगे? हाँ, वो नौकरी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन की संख्या है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक हैं। बीते 5 महीनों में हर महीने लगभग 7,000 बेरोजगार प्रदेश में बढ़े हैं, लेकिन सरकार अपने पिता की दुकान में इस तरीके से काम करने वाले युवाओं, या फिर जो खेती किसानी के लिए युवा खेत में जाते हैं अपने घर वालों के साथ, उन्हें बेरोजगार नहीं मानती है। सवाल यह है कि आखिर सरकार की नजर में बेरोजगारी का पैमाना क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो जिन आंकड़ों की बात हो रही है, जिन रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात हो रही है, वह हर महीने 1-2 नहीं करीब 7,000 बढ़ रहे हैं। हालांकि बढ़ इससे ज्यादा रहे हैं। आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी और आप समझ गए होंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं और फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। प्रोफेसर के पटेल हमारे साथ, करियर कोच,
जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम दर्शन सिंह यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुचि अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुचि आपका भी। सबसे पहले आमतौर पर प्रियंका जी, हम सबसे सवाल लेने के बाद, क्योंकि सरकार आपकी है तो आखिर में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। आप किस तरीके से देखती हैं इन आंकड़ों को, सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ आगे की योजना है, और इस मामले पर सियासत बयान जो है वो तो हो ही रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय भी है, अपोजिशन आपको घेर रहा है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। मध्य इसी को देखते हैं हर दृष्टि से, चाहे फिर वो रोजगार की दृष्टि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, या हम अगर पर्यटन के क्षेत्र में जिस हिसाब से मध्य प्रदेश ने उन्नति करी है, उस सभी चीजों को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो आज मध्य प्रदेश के अंदर 6 हवाई अड्डे बने हैं। नेविएशन में हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस जगह पे डेवलपमेंट होता है, नेविएशन हो, रोड्स पहुंचती हो, बिजली पहुंचती हो, तो ये बिना रोजगार या बिना कार्यस्थल की वैल्यूएशन के या उसका डेवलपमेंट किए बिना नहीं पहुंचती। सोचने वाली बात है। इसके अलावा मैं सिर्फ आप लोग के मेन मुद्दों के ऊपर ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी। जिस जगह पे हवाई अड्डा बनता है उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कितनी रोजगार की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से होता है, तो ये रोजगार और नवाचार के सृजन के बिना संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकल में बात करती हूँ। अगर हम बात करते हैं उज्जैन में विक्रमपुर उद्योगपुरी, नहीं प्रियंका जी, जैसे महंगाई एक सतत प्रक्रिया है, विकास भी एक सतत प्रक्रिया है, चीजें चल रही हैं, बेहतर है सब कुछ, लेकिन आंकड़े जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आंकड़े हर महीने के 7,000 से ज्यादा होंगे तो सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो इससे दूर करने के लिए क्या कुछ चीजें हो रही हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है। आपने जो चीजें बताई वो तो जिस तरीके से हम पहले से चले आ रहे हैं उस तरीके से आप उन्हीं लोगों को फिट कर पाएंगे ना, लेकिन यहां पर यह संख्या काफी ज्यादा है, तो कुछ सोचना होगा सरकार को। अमृत जी, अगर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी, 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने आंकड़ा रखा था पटल के ऊपर। वो आंकड़ा था 27,79,725 रोजगार रजिस्टर्ड थे। 27 लाख। आज पटल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन रखी गई है, जिसमें रोजगार के मामले में बेरोजगारों की जो संख्या है वो 26,17,945 है, रजिस्टर्ड आंकड़े के अनुसार पटल पे जानकारी रखी गई है। तो 27 लाख 2018 और लगभग हम उसको 28 लाख मान लीजिए, और आज हम बात करें 26 लाख आफ्टर 6 इयर्स, तो यह आंकड़ा तो कम हुआ है बेरोजगारों का। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए जो पटल पे इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं आपके लिए इसलिए मैं कह रही हूँ कंटिन्यूअसली बनते हुए स्टार्टअप्स लगाई गई। ठीक है, ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल है। मंत्री जी के बयान सामने आए, आपने भी सुना होगा, हमने शुरुआत में ही सुनाया, अगर जरूरत होगी तो हम फिर से सुना देंगे। क्या पार्टी उस बयान से सहमत है? आप उस बयान से सहमत हैं या क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका हो सकता है कि जो रिप्रेजेंट किया, आप बोलने की जो भी बात है, मैंने भी सुना है निश्चित तौर पे उनका जो, लेकिन अगर मैं वास्तविकता पे अगर देखना चाहूँ, जो स्टार्टअप्स आज अगर हम बात करते हैं, नहीं प्रियंका जी देखिए, मेरे सवाल स्पष्ट है ना, हम आपसे स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं। मंत्री जी के जो बयान है, क्या आप उससे सहमत हैं? पार्टी उससे सहमत है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे सवाल स्पष्ट है, जवाब स्पष्ट दे दीजिए ना। आप घुमा फिरा कर फिर वहीं पहुंच रही हैं। घुमा फिरा के नहीं मैं पहुंच रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लोगों की सोच की। आज उनके लिए रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना नहीं रह गया है, वो अपने लिए रोजगार का सृजन करना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देने के लिए सक्षम बनना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये बता दीजिए कि आप किस तरीके से देखती हैं, आप सहमत हैं नहीं है? आप क्या कहना चाह रही हैं? बयान से पूरी तरह से सहमत। आप सहमत हैं, पार्टी सहमत है उनके इस बयान से? ठीक है, दर्शन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। दर्शन जी, आप क्या कहेंगे? और जो बयान सामने आए हैं या जो आंकड़े हैं, ऑपोजिशन तो घेरने की कोशिश कर ही रहा है, क्या कहेंगे आप? आपने प्रियंका जी को भी सुना है। पहले तो अमृत भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये एनडीटीवी के माध्यम से इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये नौजवान के लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है।
और जिस प्रकार से मेरी बड़ी बहन प्रियंका जी ने जो बातें कही, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 15 महीने के सरकार का हिसाब मत बताइए, आप तो जो रही 23 साल की सरकार है उसका हिसाब बताइए। आंकड़ों में बता देना, 27 से 26 आना, ये राजनीतिक बातें हम ना करें। हम इस समय उस युवा की बात करें जिसका पिता कर्ज लेके अपने बच्चे को पढ़ाता है, जिसका बाप अपने पेट काट के अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर भेजता है। आप ही की सरकार ने 8 भर्ती इस साल में निकालने को बोली थी और 2 भर्तियां निकाल ली। उसके अंदर ना तो उन नौजवानों का रिजल्ट आ पाया है अभी तक। आपको भी पता होगा एमपीपीएससी के धरने को हम कल बैठे हुए थे 2 दिन से लगातार। आदरणीय उमंग सिंघार जी की पहल से, जीतू पटवारी जी के पहल से हमने दबाव बनाया, तब जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा, तब जाके उनको बुलाया और उनके 2019 के पेपर को दिखाने की बात की, जो कि वो पेपर दिखाना भी आपने सरकार ने बंद कर दिया था। रही दूसरी बात, आप ही के सरकार ने ये बात कही है कि हम पे पैसे नहीं है देने को, इसलिए हम भर्तियां नहीं दे रहे हैं। ये आप ही की सरकार की हुई बातें हैं। और मैं ये भी दर्शाना चाहूंगा, 2017 से एसआई की एक भी भर्ती नहीं आई है अभी तक। 8 साल में आपके एसआई की भर्तियां नहीं आई हैं। कांस्टेबल भर्तियां जो 2016 से हुई थी, उनका जाके अब फिजिकल हुआ है। आपके पास 3.5 लाख पद जो रिक्त है, उसको लेके आप हमें बात नहीं बता रही हैं। आप डेवलपमेंट और विकास की बात करने में लगी हैं। बात करिए यहां के नौजवान की, जिसके लिए आपकी सरकार नशे बराबर मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है पर नौकरियां नहीं बढ़ते जा रहे हैं। ड्रग्स बराबर इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है पर नौकरियों को लेके कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दा यह है कि जो हमारी बहनों के पास, हमारी महिलाओं के साथ भी जो इस प्रदेश में अन्याय हो रहा है, उसको लेके भी हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। सवाल इतना है कि आंकड़े रोजगार के आप इस तरीके से भर्तियां 2 लाख जो आपने वादा किया है, अमृत जी, इन्होंने वचन संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा किया है। ये वादा हमने नहीं किया है, सरकार ने किया है। इस 1 साल में पूछिए इन्होंने कितनी नौकरियां निकाली है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है दर्शन जी, ठीक है, आंकड़ों पे बात करें जी। ठीक है, प्रियंका जी आपसे सवाल लेंगे जो दर्शन जी ने कुछ उठाए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ के पटेल साहब है, करियर कोच। पटेल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कुछ साल पहले के बाद अब की अगर हम बात करें, 5-7 साल बनाम आज की जो स्थिति है, क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं और सुझाव के तौर पर आप क्या कहेंगे? जी देखें, बहुत छोटे छोटे गांव देहात से, चूँकि हमारा मुल्क, हमारा देश ही 75% आबादी गांव देहात में रहती है, बड़े अरमान लेकर, बड़े सपने लेकर ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी और बड़े बड़े कॉलेजेस में आते हैं और हम इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। मगर क्या हमने इस बात पे कभी गौर करा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, बिग बिजनेस हाउसेस और ये मेगा कॉरपोरेशंस इनसे क्या चाहती हैं? आज इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद बच्चा, जैसा कि अभी आपने फरमाया, वो अपने पिता की किराने की दुकान पे नहीं बैठेगा क्योंकि वो एक इंजीनियर है या वो एक फार्मासिस्ट है। उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत टॉल हैं। हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें कंपनी ट्रेंड बनाया ही नहीं है। हम आज भी सिर्फ परसेंटाइल और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ही रुके बैठे हैं और सारी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बच्चे की सिर्फ लर्नेबिलिटी देखती है कि उसका हौसला कितना है और वो किस हद तक इस काम को करना चाहता है। शायद हमें इस तरफ फोकस करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें। ये हॉबी कोर्सेज करने नहीं आते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेने आते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस टॉल होना कहीं से कहीं तक बेजा नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें जो सबसे पहला मैंने बिंदु आपके सामने रखा जय, वो है लर्नेबिलिटी। उसके बाद है एटीट्यूड। आज इंटरव्यूअर एटीट्यूड देखता है बच्चे पर, बच्चे की चेहरे पर, बच्चे की शक्ल पर। आप देखिएगा IITs में, IIMs में आप देखिए बच्चों के चेहरों पर आपको एक एटीट्यूड नज़र आएगा। वो एटीट्यूड उनके अंदर दाखिल किया जाता है, क्योंकि आज सिलेक्शंस कुल
30% IQ पे होते हैं, आपकी बुद्धिमानता पे, आपकी जहानत पे, और 70% होते हैं EQ पे, इमोशनल कोशेंट। आप इंजीनियर बहुत अच्छे हैं मगर आप इंसान कितने अच्छे हैं, आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं। कंपनीज आज ये देख रही हैं और ये बहुत एक ऐसा क्रूशल सा पॉइंट है जिस पे काम नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ सुचि हैं। सुचि एक एंटरप्रेन्योर हैं। सुचि, बताएं क्या कुछ उम्मीद एक एंटरप्रेन्योर की होती है और क्या कुछ चुनौतियां उसके सामने आती हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्ते सर। पहले तो आपने ये जो कार्यक्रम किया है, इनके जो सवाल है मुझे लगता है ये बहुत रेलेवेंट है। एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर काफी कुछ तो हमारे पटेल सर ने दिया है, जिससे मैं काफी सहमत हूँ कि कॉलेजेस में हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं। जो MNCs या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रूम नहीं किया जाता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। डेली हमें ये देखना होता है कि अब हमें कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट उसकी रिसर्च करनी रहती है, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का हमारा कस्टमर बेस है, किस कस्टमर बेस को कौन सा प्रोडक्ट बार बार रिपीटेडली लग रहा है। तो ये सारी हमारी कुछ डेली के चैलेंजेस होते हैं। एट द सेम टाइम न्यू आइडियाज लेके आना, जैसे मेरे जो फील्ड है हम लोग आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो मार्केट से जो मशीन मेड जो प्राइसेस होते हैं, जो हमारे प्राइसेस होते हैं वो डिफर करते हैं। तो लोगों को ये समझाना कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स या जो हमारी क्राफ्टमैनशिप है, जिसके लिए इंडिया काफी नोन है, क्योंकि हमारे पास एक कारीगरों का देश है, हमारे पास स्किल, कल्चर, ट्रेडिशन, ये हमारा बहुत रिच कल्चर है। बट इसको आप मशीन मेड गुड से नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारे लिए चैलेंज हो जाती है जब हमें कस्टमर को ये समझाना पड़ता है कि प्राइसिंग पॉइंट डिफर क्यों कर रहा है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। प्रियंका जी, यहाँ पर दर्शन जी ने भी कई सवाल उठाए हैं और एक बड़ा सवाल, सुचि जैसे कितने एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे BTech, BCA, BBA किए हुए, जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, वैसे बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे युवा जो हैं वो कहीं दुकान पर बैठे हुए हैं, कुछ इंतज़ार में हैं, कुछ प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। क्या कुछ योजना है इनके लिए, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में भी पद खाली हैं। आपने रोजगार के लिए जो अभियान चलाया है या जो जिन मसलों का जिक्र किया जाता है वहाँ भी अभी एक लंबा इंतज़ार नज़र आता है। मैं पूरी तरह से 100% सुचि जी से और पटेल सर से पूरी तरह से सहमत हूँ कि थोड़ा ओरिएंटेशन और माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। जहां पर अगर मैं बात करती हूँ स्टार्टअप्स के माध्यम से 3293 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज हमारे प्रदेश में लगाए गए हैं, जिसमें कि 1162 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो सिर्फ इंदौर के अंदर रन हो रहे हैं, जिसमें अलग प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, जहां पे खुद रोजगार सृजन भी हो रहा है, दूसरों को रोजगार दिया भी जा रहा है। पर उनके जो ग्राउंड लेवल के अगर हम बात करें तो उनके चैलेंजेस अलग है। तो इनके लिए फैसिलिटेट किया गया है, इनकी जो लोन प्रोसीजर्स है उनको सब्सिडाइज करके महिलाओं के लिए अलग है, कैटेगरी वाइज भी उनके लिए सब्सिडीज अवेलेबल करवाई गई हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे सर ने कहा, पटेल सर ने, कि लर्न एबिलिटी या स्किल्ड एबिलिटी को इंक्रीज करना, ये बहुत सही बात है कि पर्सटाइल होने से सिर्फ काम आज की डेट में नहीं चलेगा। और इस बात को इन्हीं के जैसे काफी प्रज्ञा या मेधावादी लोगों ने जब बात पहुंचाई थी तो उनकी ही बातों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, स्किल्ड एबिलिटी को डेवलप करने के लिए सीखो कमाओ जैसी योजनाएं लाई गई, जिससे युवाओं को रजिस्टर्ड किया जाए, वो लोग लर्निंग एबिलिटी सीखे, साथ ही साथ अपने जो ग्रेजुएशन कोर्सेज है उन्हें। तो नई शिक्षा नीति का इसका ही एक उदाहरण है जिसमें फोकस किया गया। और ये आज नहीं है अमृत जी, आज नहीं है। अगर स्किल बेड एजुकेशन की हम बात करें, ये पहले भी होती थी, जिसमें गार्डनिंग से लेकर के दूसरी चीजों तक का पहले बच्चों को सिखाया जाता था। बट बीच के फेस में सिर्फ और सिर्फ जो स्टडी है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर दी गई और उनका डेवलपमेंट एक तरीके से थम गया। तो आज जो समस्या है वो बिल्कुल सही है कि पर्सटाइल एजुकेशन बढ़ाया, वो आगे उस विजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप जान की बात हर्ष होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 लाख से ज्यादा EPFO नए अकाउंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो EPFO अकाउंट अगर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं तो अगर वो EPFO प्रोविडेंट फंड पे कर रहा है तभी नहीं कर ही रहे हैं, चीजें तो आगे बढ़ ही रही है प्रियंका जी, लेकिन उसके साथ साथ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। मुश्किल तो ये है। आते हैं आपके पास सुचि, एक सवाल आपसे है, सरकार से क्या उम्मीद है, कहां पर सरकार मदद करे तो एक एंटरप्रेन्योर को मदद मिल सकती है?
जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेबर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स और फंडिंग देती है लेबर्स को, तो लोगों के मन में इच्छा ही नहीं होती कि वो वर्क करें। तो ये वाले एक सेक्टर जो हमें बहुत प्रॉब्लमैटिक क्रिएट करता है, तो इस वजह से हमारे पास लेबर मार्केट जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। साथ में अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आए जहाँ पे गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एक इंटरप्राइज, ये तीनों कोलैबोरेट करके अगर वर्क कर पाए तो उसमें तीनों का बेनिफिट होगा। तीनों जो है एक मध्य प्रदेश को, इंडिया को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। कुछ हमारी एक्सपर्टीज, कुछ गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज और कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक्सपर्टीज को हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। के पटेल साहब, प्रियंका जी ने जिन कोशिशों, जिन सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है, क्या आपको मौजूदा वक्त में ये काफी लगते हैं? ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं जी। मगर सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज़ से कुछ नहीं होगा। सबसे जो अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी एम्प्लॉयर, मैं चूँकि ख़ुद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सबसे पहली चीज़ लर्नेबिलिटी से पहले अगर किसी चीज़ को देखता है तो वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को हमने एक अजब सी डेफिनेशन दे दी है। हम कॉन्फिडेंस ये समझते हैं कि बच्चे के पास शायद टेक्निकल स्किल्स नहीं है, जबकि हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि उसको अंग्रेज़ी में बात करना नहीं आती, और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उसे हिंदी में बात ही नहीं करने देती। अब आज एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अंग्रेज़ी में बात करना बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए एलियंस की भाषा है या किसी सुपर ह्यूमन्स की लैंग्वेज है। और हम आज भी अंग्रेज़ी को विषय की तरह अपने बच्चे पर थोप रहे हैं और उसको भाषा की तरह बोलना सिखा ही नहीं रहे हैं। मैं जब आमतौर से बच्चों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं, उनको ये लगता है कि उनकी ग्रामर बहुत ख़राब है शायद जी, जबकि हकीकत यह है कि हमारी व्याकरण भी बिल्कुल अच्छी नहीं है हिंदी की, और हम ठीक ठाक हिंदी में बात करते हैं। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में और लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। हम विषय की तरह पढ़ा रहे हैं, हमें अंग्रेजी को लैंग्वेज की तरह बोलना बिल्कुल, सिखानी। लेकिन इससे बड़ी चुनौती है कि जिन लोगों ने इसका अगर आप वोकेशनल इजाजत कोर्स किया दें- है वैसे लोग भी बेरोजगार हैं, और उनकी कमी भी है इस देश को, फिर भी वे सड़कों पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। दर्शन जी, प्रियंका जी तो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है, आंकड़े बताते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से चल रही है, कोशिशें मुकम्मल हैं, और मंत्री जी के बयान से भी सहमत है। क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहूंगा अमृत भाई, जैसे कि हमारी बड़ी बहन ने कहा है, हम बात वोकेशनल की कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द पर्सनालिटी नहीं, सिर्फ वोकेशनल की ही नहीं कर रहे हैं दर्शन जी, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती तो ये है कि वो वोकेशनल करने के बाद भी युवा सड़कों पर हैं। तो जिन लोगों ने साधारण पढ़ाई की है उनका तो भविष्य जो है वो सरकार के ही हाथों में है। दर्शन जी। अमृत भाई जी, दोनों बातें बोलने वाला था मैं आपसे जी। कि आई वाज टॉकिंग अबाउट वोकेशनली इज ऑल अबाउट अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि हमारे के पटेल जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। टिल द टाइम यू विल नॉट ग्रूम योर पर्सनालिटी, इंडिविजुअल विल नॉट हैव हिज ओन प्लेस इन एन एंटरप्रेन्योर फील्ड। तो सवाल ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी लेके सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। मैं तो ये पूछ लेता हूं, 5 अच्छे स्किल सेंटर्स के नाम बताइए जहां पर हमारे युवाओं ने आके स्किल ट्रेनिंग की है, और डेटा आप बताइए कि कहां पर उनकी नौकरियां लगी हैं ऑन द बेसिस ऑफ the vocational training centers the government has created. Number 1. Number 2, आपके चयन मंडल ने ये कहा था कि इस साल 8 भर्तियां होंगी। भाजपा ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। 8 भर्तियों में से मात्र 2 भर्तियां हुई हैं। तो सवाल यह है, जो 2 लाख बच्चे ओवर एज हुए हैं वो कहां जाएंगे? उन किसान ने जो कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाया, माता पिता ने पेट काट ठीक है, ठीक है दर्शन जी, वक्त कम, एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं प्रियंका जी से, उसके बाद के साहब से भी एक कमेंट लेंगे। प्रियंका जी प्लीज शॉर्ट में, जो जिन मसलों का, जिन वादों का जिक्र मंचों से किया गया, जो आपके मैनिफेस्टो में है, उसे लेकर अभी दर्शन जी सवाल उठा रहे हैं, क्या उम्मीद करें, कब तक? निश्चित तौर पे 5 अगर कॉरिडोर्स जो है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है इंदौर में है, उज्जैन में चल रहे हैं, और भी जगह पे संचालित, रीवा में हो, अलग अलग जगह पे कॉरिडोर्स निर्माण किए गए हैं। कार्य पूरी तरह से प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी लगातार चल रहा है, और निश्चित तौर पे इसके रिजल्ट्स आपको 2000 जनवरी 25 तक आपको निश्चित तौर पे दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं। प्रोफेसर के पटेल साहब, एक शॉर्ट कमेंट आखिर में, फाइनल कमेंट सर।
जी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि IQ से ज़्यादा जोर EQ पे दीजिए, सॉफ्ट स्किल्स पे दीजिए बामुकाबले हार्ड स्किल्स के। हार्ड स्किल्स में वो सब लिखा है जो किताबों में और गुरु के माध्यम से पढ़ाया गया, और सॉफ्ट स्किल्स में वो सारा है जो किताबों में नहीं लिखा गया है और उनको प्रैक्टिकली समझाना है। ये बिल्कुल बेहद ज़रूरी बिल्कुल है, सही। बेहद और उम्मीद ज़रूरी करते हैं कि शक्ल नए साल में देखते ही तस्वीरें बदले, जो एहसास आंकड़े होने हैं जो लगा। हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, उसमें कमी जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर के पटेल साहब, सुचि अग्रवाल आपका, प्रियंका दुबे जी और M दर्शन सिंह, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता, कि नए साल में 2025 में चीजें बेहतर होंगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतर हो। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।